मित्रों नमस्कार। कल की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे और अमेरिकी संविधान के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था और इसी श्रृंखला में आज हम अमेरिकी संविधान के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, एक प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, वो ये है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण के प्रयोग के द्वारा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय वस्तुतः तृतीय सदन बन गया है। कैसे? व्याख्या कीजिए। मित्रों, ये निबंधात्मक प्रश्न 500 शब्दों में जिसका आपको आंसर देना है, इस पर आज हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले हमें जानना होगा, समझना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। मित्रों, अमेरिका के अंतर्गत संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पर जो न्यायालय स्थापित है उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और इसकी व्यवस्था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। इसकी स्थापना सन 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई और सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क नगर के वॉल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। मित्रों, यदि हम इसके संगठन के बारे में चर्चा करें तो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार वहाँ की संसद यानी कि कांग्रेस को दिया गया है और समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है। सन 1789 में न्यायाधीशों की संख्या 9 निश्चित की गई थी, जो आज तक चली आ रही है। मित्रों, अतः आजकल सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 सह न्यायाधीश हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, किंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा की जानी आवश्यक है और सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द भी कर सकती है। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन के द्वारा नियुक्त फोर्टास को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी और सन 1970 में राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा प्रस्तावित क्लेमेंट हिस्वर्थ और निक्सन हेराल्ड कार्सवेल को सीनेट ने तीव्र जांच पड़ताल के बाद न्यायाधीश पद के लिए अस्वीकार कर दिया। इससे विदित होता है, हम ये जान सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टिकरण किया जाना आवश्यक है। मित्रों, अब यदि हम न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो अमेरिका में
सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो आजीवन न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होता है और वह अपने सदाचार काल तक न्यायाधीश बना रहता है। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर, इस्तीफा देकर पूरे वेतन पर पदमुक्त हो सकता है और उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार मृत्यु होने या ऐच्छिक त्यागपत्र से न्यायाधीश अपने पद से हटता है। परिणाम स्वरूप कुछ न्यायाधीश 30-30 वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, यदि हम इनकी योग्यता के बारे में चर्चा करें तो हमें मालूम होगा कि न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में अमेरिका का संविधान बिल्कुल चुप है, लेकिन प्राय उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो विख्यात, ख्याति प्राप्त वकील हों, कानून के ज्ञाता हों, कानून के प्राध्यापक हों, सार्वजनिक व्यक्ति हों, प्रशासकीय अभिकरणों में जो परामर्शदाता रह चुके हों। ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पुनरीक्षण के अधिकार को लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट का है वो किस प्रकार से तृतीय सदन बन गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण। अर्थात न्यायालय के द्वारा दोबारा से की गई, न्यायालय के द्वारा डिसीजन की दोबारा से व्याख्या करना, उसे कहा गया है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह भी होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इन कार्यों की वैधता की जो जांच की जाती है, उसे, उन सभी बातों को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसा कि डिमॉक ने कहा है, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमों में न्यायालय के द्वारा जांच को कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि कानून संविधान के द्वारा प्रतिबंधित है अथवा नहीं, अथवा संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों, वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल ने सन 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसन के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि जुडिशियल रिव्यू की परिभाषा इस प्रकार है कि जुडिशियल रिव्यू न्यायालय के द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय कार्यों का वह निरीक्षण है, वह परीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या वे एक लिखित संविधान के द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं। मित्रों, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो आधार बना है वो सन 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसन के निर्णय के आधार पर ही इस जुडिशियल रिव्यू का आधार कहा जा सकता है। मित्रों, अब हम ये चर्चा करते हैं कि मारवाड़ी बनाम मेडिसन के संबंध में जो निर्णय मार्शल साहब ने दिया था, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मार्शल ने दिया था, चीफ जस्टिस मार्शल ने दिया था, वो क्यों उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने की क्या घटना थी, उस घटना पर यदि हम चर्चा करें तो देखते हैं कि 3 मार्च 1801 की रात्रि को राष्ट्रपति एडम्स ने मारवाड़ी को कोलंबिया जिले का
शांति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, परंतु आदेश के जारी करने के पश्चात राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई और उस समय तक वह आदेश मारवारी के पास नहीं पहुंचा और नए राष्ट्रपति जेफरसन ने तुरंत पद संभाला और मेडिसन को अपना राज्य सचिव नियुक्त कर दिया। मेडिसन मारवारी की नियुक्ति के विरुद्ध था, इसलिए उसने राष्ट्रपति एडम्स के आदेश को मारवारी तक पहुंचाने से रोक दिया और मारवारी ने मेडिसन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अभियोग चला दिया। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मेडिसन के कार्य को अवैध ठहराया तथा अपने निर्णय में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। यदि हम उन तर्कों पर चर्चा करें तो पहला तर्क उन्होंने जो दिया वो ये है कि निश्चित रूप से न्याय विभाग का कर्तव्य और अधिकार है कि वह यही बता सकता है कि कानून क्या है। जो लोग किसी विशेष नियम को किसी मामले पर लागू करते हैं वे ही उक्त नियम की व्याख्या करते हैं और वे ही उक्त नियम का निर्वचन करते हैं। दूसरा तर्क जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो ये है, यदि दो कानून एक दूसरे के विरुद्ध होंगे तो न्यायालय निश्चित करेंगे कि दोनों कानून किस सीमा तक लागू हो सकते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, तीसरा तर्क उन्होंने जो प्रस्तुत किया वो तर्क यह है, उसी प्रकार यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा और यदि किसी मामले में उक्त कानून और संवैधानिक कानून दोनों ही लागू होंगे तो न्यायालय को ये देखना होगा, कोर्ट को ये देखना होगा कि वह उक्त मामले या विवाद पर संविधान किस मान्यता के आधार पर निर्णय दे। मित्रों, अंतिम तर्क जो है वो ये है, यदि न्यायालय संवैधानिक कानूनों को सर्वोच्च कानून मानता है और यदि संविधान साधारण विधानमंडलों से श्रेष्ठ और उच्चतर है तो ऐसे किसी मामले पर जिसमें संविधान भी और साधारण कानून भी लागू होता है, संविधान को मुख्यता प्रदान दी जाएगी और उसके सामने सामान्य कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार से इन तर्कों के आधार पर जो मारवाड़ी बनाम मेडिसन के मामले में परिणाम सामने आए, उन परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संविधान की सर्वोच्चता सर्वोपरि है, संविधान की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है और इस प्रकार से वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, वहाँ का न्यायालय तृतीय सदन बन गया है और न्यायिक निरीक्षण की इसी शक्ति के कारण न्यायालय तीसरे सदन के रूप में है। ग्लॉस्की ने इस संबंध में लिखा है कि न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन बन गया है और इस संबंध में ब्रॉगन भी कहते हैं कि न्यायिक निरीक्षण का प्रभाव यह है कि अमेरिका का न्यायालय तीसरा सदन बन गया है। मित्रों, विद्यार्थियों, न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षा के अपने अधिकार के द्वारा केवल पहले से बनी विधियों का निर्वचन और उनके अर्थ का स्पष्टीकरण ही नहीं है, अपितु वे नए कानूनों का सृजन भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं। न्यायालय विधियों की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अर्थ लगाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे विधियों को नया अर्थ देते हैं, नई परिभाषा देते हैं और विधियों के इस प्रकार नए अर्थ देने से नई विधियों का, नए कानूनों का निर्माण होता है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार से हमने जुडिशियल रिव्यू का जो एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और अगली वीडियो में हम पुनः एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।